Hello friends, good evening. Welcome back to my YouTube channel ऑनलाइन दुबे क्लासेस। मैंने कल अपना एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें आपसे बताया गया था कि पर डे एक वीडियो अपलोड करेंगे जिसमें एक लेक्चर होगा सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट और उसके टॉपिक के हिसाब से होगा। तो उसके हिसाब से कुछ स्टूडेंट्स ने बोला है कि सर ओनली आपका ये मैकेनिक्स का होगा, क्योंकि एक्चुअली मैंने उसमें बोला था कि कल से मैकेनिक्स स्टार्ट होगी। तो उसमें कुछ लोगों ने बोला है कि सर मैकेनिक्स ही पढ़ाएंगे या फिर ऑल सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो आपको बता दूं कि मैकेनिक्स के साथ साथ आपकी आरसीसी, सोम, हाइड्रोलिक्स, स्टील डिज़ाइन, एस्टीमेट वगैरह भी बताएंगे। आपको बता दूं जो भी लेक्चर होगा वो आपका सेमेस्टर वाइज भी होगा और वही लेक्चर आपका जो जेई की तैयारी कर रहे हैं स्टेट लेवल, यूपी SSC, SSC, RRB, जेई, उसके लिए भी वही आपका होगा। उसमें जो भी क्वेश्चन होंगे ऑब्जेक्टिव वाइज भी हम बीच बीच में कराते जाएंगे। कुछ लोगों का, कुछ मैकेनिकल वालों की डिमांड आई है कि सर आप ओनली सिविल को बताएंगे या मैकेनिकल का भी होगा। तो आप लोगों को बता दें कि कोशिश पूरी चल रही है, मैकेनिकल का भी पोर्शन हम उसमें अपलोड करेंगे, लेक्चर बीच बीच में डालते रहेंगे। लेकिन कुछ लेक्चर जो हैं आपके सिविल और मैकेनिकल के कंबाइंड हैं, कंपलसरी है, मतलब कॉमन है। तो आप ध्यान रखना कि कोई भी वीडियो को मिस नहीं करना है और आपके पास हर वीडियो सबसे पहले पहुंचे उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड बेल आइकन दबाना है ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूं तो आपको पहले मिल जाए। आज का मैं टॉपिक स्टार्ट करता हूं। तो कल जैसा आपको वीडियो में बताया गया था कि कल से मैं मैकेनिक्स स्टार्ट करूंगा। तो आप देख रहे हो कि मैकेनिक्स में मैं जो चैप्टर उठाया है, पहला चैप्टर मशीन उठाया। मशीन क्या उठाया है वो भी सुन लीजिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपके कई पेपर एग्जाम जो हुए हैं उनमें आए हुए हैं और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आते हैं, इसमें कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं बनता है। लेकिन आप मुझे आपको सेमेस्टर को भी बताना है तो उसके साथ साथ आपको मेरा पूरा डिटेल्स बताएंगे और बीच बीच में आपको ऑब्जेक्टिव कैसा क्वेश्चन बनेगा आपका RRB, जेई या जो भी एग्जाम हो रहा है जेई का, उसमें आपको बताते जाएंगे। तो आप देखें मैंने मैकेनिक्स का उठाई है वो और उसमें चैप्टर को उठाया मशीन का। सिंपल है, आपको केवल समझना है, रटना बिल्कुल भी नहीं है। अब मेहनत मैं करूंगा, बस आपको केवल इतनी मेहनत करनी है कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक एंड बेल आइकन दबाना है, बस। तो आप देखें इसमें सबसे पहले मैंने मशीन टॉपिक उठाया और पहला आता है इसमें मशीन। तो मशीन क्या होती है? ऐसी डिवाइस जिसमें अवेलेबल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी वर्क करने की कैपेसिटी होती है। अतः मशीन एक ऐसी युक्ति है जिसके पास उसकी अवेलेबल एनर्जी होती है, उसका प्रयोग करके वह कोई मैकेनिकल वर्क करती है। ऐसी डिवाइस आपकी क्या कहलाती है? मशीन कहलाती है। अब यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं कि मशीन के टाइप्स कितने होते हैं। तो जो मशीन होती है आपकी कितने प्रकार की होती है? 4 टाइप की होती है, 4 टाइप्स। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ मशीन। अब आप देखते हैं कि आपने जो पहले पढ़ा होगा, आपने 2 टाइप की पढ़ी होगी, एक आइडियल मशीन पढ़ी होगी, एक एक्चुअल मशीन पढ़ी होगी। आप लोगों ने रिवर्सिबल मशीन और नॉन रिवर्सिबल मशीन नहीं पढ़ी है। तो आपको बता दूं कि इतना तो आपका सेमेस्टर में यूज होता है और मैंने 2 एक्स्ट्रा में 3 और 4 इसलिए पॉइंट बढ़ाया है क्योंकि ये दोनों आपका जो जेई का पेपर होता है, एग्जाम होता है, उसमें ये पूछा जाता है। और जिन लोगों ने जेई के कई एग्जाम दिए हैं उसमें आपको पता भी होगा, देखा भी होगा क्वेश्चन को। तो जैसा कि पहली है आपकी आइडियल मशीन, दूसरी आपकी एक्चुअल मशीन, तीसरी आपकी रिवर्सिबल मशीन और चौथी आपकी नॉन रिवर्सिबल मशीन। अब आप देखते हो कि आइडियल मशीन क्या होती है। कौन सी? आइडियल मशीन। आइडियल मशीन क्या होती है कि ऐसी मशीन जिसकी एनर्जी और पावर में कोई भी लॉस नहीं होता है। आइडियल मशीन क्या होती है? जिसकी एनर्जी और पावर में कोई भी लॉस नहीं होता है, आपकी क्या कहलाती है? आइडियल मशीन कहलाती है। एक्चुअल मशीन, अब ये यहाँ पे बात थोड़ी और समझना है। यहाँ पे जो लॉस होगा वो किसके कारण होगा? तो याद रखना है जो लॉस होगा वो फ्रिक्शन के कारण होगा। तो क्या डेफिनेशन बनेगी? ऐसी मशीन जिसकी एनर्जी और पावर में फ्रिक्शन के कारण कोई भी लॉस नहीं होता है, उसको हम लोग कौन सी मशीन कहते हैं? आइडियल मशीन कहते हैं। अगला आता है आपका एक्चुअल मशीन। एक्चुअल मशीन क्या होती है? ऐसी मशीन जिसकी पावर और एनर्जी में कोई भी
या फिर बोल सकते हैं जिसकी पावर और एनर्जी में लॉस होता है, लेकिन किसके कारण? किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण लॉस होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्चुअल मशीन कहते हैं। अगला आता है रिवर्सिबल मशीन। तो आप देख रहे हो कि नीचे मैंने आपकी सहूलियत के लिए आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये नया टॉपिक है, नया पॉइंट है, तो आपको पता होना चाहिए रिवर्सिबल मशीन क्या होती है। इफ अ मशीन इज कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव्ड। कहने का मतलब है कि यदि हम एफर्ट को हटा लेते हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि एफर्ट क्या होता है, तो मैं अभी आपको बता दूंगा। एफर्ट मतलब होता है आपका प्रयास। एफर्ट मतलब क्या होता है? आपका प्रयास। और प्रयास का मतलब क्या होता है कि जो हम बल लगाते हैं या जो मशीन बल लगाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफर्ट बोलते हैं। तो डेफिनेशन आपकी क्या बनी है रिवर्सिबल मशीन की? इफ अ मशीन is capable of doing some work in the reverse direction after the effort is removed। कहने का मतलब है कि यदि हम एफर्ट को हटा लेते हैं और फिर भी आपकी मशीन रिवर्स डायरेक्शन में कोई वर्क करती है, तो ऐसी मशीन आपकी क्या कहलाती है? रिवर्सिबल मशीन कहलाती है। कौन सी मशीन कहलाती है? रिवर्सिबल मशीन कहलाती है। अगला आता है आपका नॉन रिवर्सिबल मशीन। तो नॉन रिवर्सिबल में आपको कुछ नहीं करना है, वेरी सिंपल। आपने जो यहाँ पर लिखा था इज कैपेबल, यहाँ पर केवल आपको क्या यूज करना है? नॉट। मतलब कहने का है कि इफ अ मशीन इज नॉट कैपेबल ऑफ डूइंग सम वर्क इन द रिवर्स डायरेक्शन आफ्टर द एफर्ट इज रिमूव्ड। कहने का मतलब है कि यदि हम एफर्ट को हटा लेते हैं और कोई मशीन आपका रिवर्सिबल डायरेक्शन में वर्क नहीं करती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? नॉन रिवर्सिबल मशीन कहा जाता है। और आप बता दूं कि आपका जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उनके लिए ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, और जो आपकी तैयारी कर रहे हैं जेबल की उनके लिए ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन आपको बता दूं, मैंने आपको बोला है कि हर जो वीडियो होगा वो सेमेस्टर वाइज भी होगा, आपका प्रिपरेशन के हिसाब से भी होगा, इसलिए मैंने आपको ये चारों पॉइंट आपको ऐड करके बता दिए। ओके, पहले आशा करता हूं कि सभी को समझ में आ गया होगा, तो मैं आगे बढ़ता हूं। तो आपका जो टॉपिक है वो क्या है? आपका मशीन है। और आपको बता दूं कि जो मशीन होती है रिलेटेड होती है, जो मशीन है वो आपकी रिलेटेड होती है किससे? टू थिंग्स। किससे रिलेटेड होती है? टू थिंग्स से रिलेटेड होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ कि मशीन जो भी है वो आपकी दो चीजों से रिलेटेड होगी। थिंग्स का मतलब जो भी हिंदी मीडियम में है, उन्हें तो किसी किसी को प्रॉब्लम होती है तो वो भी समझ रहे हैं। इसका मतलब क्या होती है? चीज। तो जो मशीन है आपकी दो चीजों से रिलेटेड होती है, मतलब द मशीन इज रिलेटेड टू टू थिंग्स। द मशीन इज रिलेटेड टू टू थिंग्स। यहाँ पे बीच में आपका टू और आएगा, रिलेटेड टू टू थिंग्स। अब वो कौन कौन सी थिंग्स होती हैं? तो आपको बता दूं कि दो चीजें हैं आपकी। एक तो होती है आपकी लोड, एक तो होती है आपकी लोड, और दूसरा होता है आपका एफर्ट। जैसा अभी मैंने आपको पिछले वाले जो आपको डेफिनेशन बताई है उसमें मैंने आपको बताया था कि एफर्ट का यूज हुआ था। तो जो लोड होता है, लोड क्या होता है वो चीज समझ लेना। एफर्ट क्या होता है वो भी चीज समझ लेना। बहुत सिंपल है कि जो मशीन के द्वारा मतलब कहने का जो लिफ्टेड वेट होता है, जो लिफ्टेड वेट होता है किसके द्वारा? मशीन के द्वारा। जो मशीन आपका वेट उठाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लोड बोलते हैं। और इस लोड को उठाने में जो मशीन आपका क्या बोलते हैं? फोर्स लगाएगी। जो फोर्स लगाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एफर्ट बोलते हैं। फिर से समझ लेना, द मशीन इज रिलेटेड टू टू थिंग्स। पहला है आपका लोड, दूसरा है आपका एफर्ट।
तो पहला जो आपका था लोड क्या था आपका, लिफ्टेड वेट था। मतलब कहने का है कि जो आपका मशीन वेट उठाएगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लोड बोलते हैं। दूसरा आपका एफर्ट है, मतलब प्रयास, जिसको हिंदी में बोलते हैं। मतलब कहने का कि जो मशीन के द्वारा जो आपका लोड अप्लाई किया जाएगा, अप्लाइड लोड या अप्लाइड फोर्स जो होता है वो आपका क्या कहलाता है, एफर्ट कहलाता है। फिर से समझना, लोड क्या होता है, जो मशीन के द्वारा जो वेट उठाया जाएगा, लिफ्टेड वेट आपका लोड कहलाता है। और जो आपका एफर्ट होता है वो आपका अप्लाइड फोर्स होता है, लेकिन किसके द्वारा, मशीन के द्वारा। कहीं कहीं पर ऐसा भी होता है कि मशीन पर अप्लाइड फोर्स, ये भी मिल जाएगा। लेकिन आपको सिंपल याद रखना है, आपका क्या होता है कि जो आपका फोर्स है अप्लाई किया जाएगा किसके द्वारा, मशीन के द्वारा, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एफर्ट बोलते हैं। तो क्लियर। आगे बढ़ते हैं तो इससे रिलेटेड आपकी कुछ डेफिनेशन होंगी, उनको भी देख लेते हैं। आपकी पहली डेफिनेशन आती है मैकेनिकल एडवांटेज। कौन सी आती है, मैकेनिकल एडवांटेज। उन लोगों को अच्छा लगेगा जो पहले पढ़ चुके हैं, जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें तो ये सब पता होगा। छोटी मोटी चीज़ें लग रही हैं तो या बता दूं आपको, जो आजकल एग्जाम बन रहा है वो बेसिकली बन रहा है, तो आप छोटी चीज़ों को इग्नोर मत कीजिएगा। कभी कभी छोटी चीज़ें आपकी गलत हो जाती है, बाद में आपका पछताना रहता है वो। ओके। और जो सेमेस्टर में पढ़ रहे हैं उन लोगों को तो मैंने आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बताया ही है, तो आप लोगों को अच्छे से आता हो, जानता है। लॉकडाउन चल रहा है तो आप लोग, कुछ लोग मटर गश्ती कर रहे होंगे, कुछ लोग पढ़ रहे होंगे, इसलिए मैंने क्लास चालू की है ताकि आप लोगों को पता चल जाए। तो आप देखिए यहाँ पर मैकेनिकल एडवांटेज है। मैकेनिकल एडवांटेज को हम लोग शॉर्ट में जो प्रदर्शित करते हैं, इसको एम ए से प्रदर्शित करते हैं। एम मतलब हो गया मैकेनिकल और ए मतलब हो गया एडवांटेज। मैकेनिकल एडवांटेज बता दूं कि जो भी इस चैप्टर में डेफिनेशन रिलेटेड होगी मशीन से होगी, और मशीन जो रिलेटेड होती है टू थिंग्स से होती है। टू थिंग्स आपके क्या होते हैं, लोड एंड एफर्ट। तो वो चीजें आपकी इन्हीं से डेफिनेशन बनेगी। तो मैकेनिकल एडवांटेज में क्या होता है, आपका आता है कि मशीन द्वारा जो वेट उठाया गया था, मतलब जो लिफ्टेड वेट होता है, और जो आपका अप्लाइड फोर्स होता है, इन दोनों का जो रेशियो होता है वो आपका क्या कहलाता है, मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। क्या कहलाता है, मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि किसी मशीन द्वारा उठाया गया भार और उसके द्वारा लगाए गए प्रयास का अनुपात आपका क्या कहलाता है, मैकेनिकल एडवांटेज कहलाता है। इसे एमए से प्रदर्शित करते हैं। बता दूं एमपी जेईई 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। एमपी जेईई 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया तो सिंपल है ना, आपको आ जाएगा। तो जो लिफ्टेड वेट होता है इसको हम लोग डिनोट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से, जो आपका अप्लाइड फोर्स होता है उसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल पी से। अच्छा, आप लोग आराम से बता दीजिएगा कि इसकी यूनिट क्या होगी। यूनिट क्या होगी तो आप लोगों को पता ही है, कह रहे होंगे बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। तो मजाक नहीं है। मैकेनिकल एडवांटेज जो आपका लिफ्टेड वेट है, जो डब्ल्यू है, इसकी यूनिट भी क्या होती है, आपकी न्यूटन होती है। और जो अप्लाइड फोर्स है इसकी यूनिट भी आपकी न्यूटन होती है। न्यूटन से न्यूटन यदि हम कैंसिल करते हैं तो कहने का मतलब क्या है कि जो आपकी मैकेनिकल एडवांटेज है वो आपकी कैसी वैल्यू होती है, यूनिट लेस वैल्यू होती है। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि इसकी कोई भी इकाई नहीं होती है। राइट, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अगली डेफिनेशन आती है आपकी वेलोसिटी रेशियो। क्या आती है, वेलोसिटी रेशियो। इसको भी हम लोग शॉर्ट में प्रदर्शित करते हैं, और वो भी किससे करते हैं, वी आर से प्रदर्शित करते हैं। और जो वेलोसिटी रेशियो की जो डेफिनेशन होती है वेरी सिंपल, सभी लोगों ने पढ़ी होगी। डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स और अपॉन में होता है आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्टेड वेट। क्या होता है आपका, डेफिनेशन आपकी वेरी सिंपल है। क्या होती है आपकी, डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप्लाइड लोड एंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्टेड वेट का जो रेशियो होता है, अनुपात होता है, वो आपका क्या कहलाता है, वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो यहाँ पर लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ अप्लाइड फोर्स, इसकी जगह पे हम थोड़ा एक चीज और लिख सकते हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ, इसकी जगह पे लिख सकते हैं एफर्ट।
क्या लिख सकते हैं, इफर्ट। और जो आपका नीचे लिखा है डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्टेड वेट, इसकी जगह पे हम लिख सकते हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ लिफ्टेड वेट की जगह पे आप इसकी जगह पे क्या यूज कर सकते हैं, क्या, लोड। क्या यूज कर सकते हैं, लोड। मतलब किसी मशीन द्वारा लगाए गए प्रयास द्वारा विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट मींस विस्थापन, तो किसी मशीन द्वारा लगाए गए प्रयास द्वारा विस्थापन तथा मशीन द्वारा उठाए गए लोड द्वारा विस्थापन का जो अनुपात है वो आपका क्या कहलाता है, वेलोसिटी रेशियो कहलाता है। इसे VR से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पर भी यदि हम आपसे यूनिट की बात करते हैं तो जैसे एक चीज और बता दूं आपको कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट होता है इसको हम लोग y से प्रदर्शित करते हैं, जो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड होता है इसको हम लोग x से प्रदर्शित करते हैं। जरूरी नहीं है कि हम y और x ही बोले, इसकी जगह पे आप दूसरा भी यूज कर सकते हैं। मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो हमने ऑफलाइन क्लास दी थी उसमें मैंने आपको बताया था कि जो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट है उसको y से प्रदर्शित डिनोट करते हैं, जो आपका डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड है इसको हम लोग x से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए यूज किया है। ओके, पहले आगे बढ़ते हैं। आगे देखते हैं अपन लोग इसकी यूनिट क्या होगी। तो आप लोगों को नॉर्मल है कि ये भी डिस्प्लेसमेंट है, ये भी डिस्प्लेसमेंट है, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसकी जो यूनिट होगी वो भी क्या होगी, कोई यूनिट नहीं होगी, अर्थात इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ये भी आपकी यूनिट लेस वैल्यू होती है। क्या होती है, यूनिट लेस वैल्यू होती है। वेल, आगे बढ़ते हैं। अच्छे से समझते जाइएगा, छोटे छोटे टॉपिक हैं, पेपर में पूछे जाते हैं, चाहे वो आपका सेमेस्टर वाइज हो, पक्का है कि आता है, और किसी किसी में नहीं आता है तो वो डिपेंड करता है कि एग्जामिनर ने आपका क्वेश्चन पेपर कैसा बनाया है। आगे बढ़ते हैं, आपकी तीसरी या चौथी जो भी पॉइंट है आपका अगला आता है। अगला पॉइंट आता है आपका इनपुट एनर्जी। इनपुट एनर्जी, इनपुट एनर्जी से पहले हम बात करते हैं एनर्जी की। तो आप लोगों को पता है कि एनर्जी क्या होती है। तो फिर आप लोगों को अच्छे से पता है कि एनर्जी क्या होती है। कोई भी किया गया कार्य आपका क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। क्या होता है, कोई भी किया गया कार्य जो होता है आपका क्या कहलाता है, एनर्जी कहलाता है। अब कार्य क्या होता है, वर्क क्या होता है। तो वर्क आपको पता है कि वर्क की जब हम बचपन से डेफिनेशन पढ़ते आए हैं कि क्या होता है, फोर्स और इनटू में क्या होता है आपका डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है आपका फोर्स, इनटू में क्या होता है डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पर एक पॉइंट समझने वाला है। इसी के साथ में दोनों को एक साथ समझा देंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। अगला आता है आपका आउटपुट एनर्जी। आउटपुट एनर्जी भी आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पर भी एनर्जी यूज है, यहाँ पर भी एनर्जी यूज है। मतलब ये भी वर्क से रिलेटेड है, ये भी वर्क से रिलेटेड है। यहाँ पर भी यदि हम डेफिनेशन की बात करें तो वो भी आपका फोर्स होगा और इनटू में आपका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। तो यहाँ पे इनपुट की बात हो रही है, यहाँ पर आउटपुट की बात हो रही है। इनपुट का मतलब क्या है, जो आप लगाओगे। आउटपुट का मतलब क्या है, जो आपको प्राप्त होगा। तो आपको पीछे मैंने बताया कि मशीन कौन सा बल लगाती है, वो था आपका पी। क्या, पी मतलब इफर्ट। और इफर्ट का मतलब क्या होता है, यहाँ पर क्या यूज कर सकते हैं, अप्लाइड फोर्स। क्या यूज कर सकते हैं, अप्लाइड फोर्स। और इनटू में अप्लाइड फोर्स का डिस्प्लेसमेंट। सिंपल है, आपको रटना नहीं है, वेरी सिंपल। फिर से समझना, इनपुट एनर्जी क्या है। मैंने आपको बताया था कि मशीन टू थिंग्स से रिलेटेड होती है। पहली होती है एफर्ट और दूसरा होता है आपका वेट। एफर्ट मतलब पी और वेट मतलब डब्ल्यू या लोड मीन्स डब्ल्यू। तो यहाँ पर आपका एफर्ट क्या होता है, जो मशीन लगाती है। लोड क्या होता है, जो मशीन को प्राप्त होता है, मतलब जो मशीन उठाती है। किसके द्वारा, एफर्ट के द्वारा। तो इनपुट मतलब आपने जो काम किया है, जो लगाया है, और लगाते क्या है, अप्लाइड फोर्स। और इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो इसकी डेफिनेशन क्या बन सकती है, अप्लाइड फोर्स को किससे प्रदर्शित करते हैं, पी से। और इनटू में डिस्प्लेसमेंट, पी का क्या होता है, वाई। अभी मैंने पीछे आपका वेलोसिटी रेशियो में आपकी इसका पॉइंट को क्लियर किया है। मैंने आपको अभी बताया कि जो आपकी इनपुट एनर्जी है वो आपकी किससे रिलेटेड होती है, वर्क से रिलेटेड होती है।
वर्क किसके द्वारा किया जा रहा है? अप्लाइड फोर्स के द्वारा। तो भाई जो भी ये वीडियो देख रहे हैं आपको बता दूं, क्या इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के वो बोल सकते हैं क्या? तो वो क्या बोल सकते हैं, इसकी जगह पर क्या लिख सकते हैं? वर्क डन बाय क्या? एफर्ट। सिंपल है ना, वर्क की डेफिनेशन है ना, और एफर्ट किसके द्वारा? आप यहाँ पे देखें जरा, अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट। तो आपका देखो दोनों तरीके से थोड़ा सा घुमा के पूछ लिया था। यदि आपसे डायरेक्ट पूछता है कि इनपुट एनर्जी क्या होता है, तो आपको नॉर्मल से पता है कि पी इंटू में बाई, अर्थात बोलने का मतलब क्या होगा? अप्लाइड फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, मतलब पी इंटू बाई, अप्लाइड फोर्स पी, डिस्प्लेसमेंट बाई। यदि हम थोड़ा सा आगे थोड़ा और इसको टेढ़ा मेढ़ा करके बोलते हैं तो क्या लिख सकते हैं, या किस टाइप से क्वेश्चन आपका जेईई में पूछ सकता है? वर्क डन बाय एफर्ट, मतलब कहने का है प्रयास द्वारा किया गया कार्य। क्या होता है? अप्लाइड फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, अर्थात पी इनटू बाई। सिंपल। यदि इसके आगे हम यूनिट की बात करते हैं तो यूनिट आपकी क्या हो जाएगी? अप्लाइड फोर्स मतलब न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट मतलब बाई मतलब दूरी, तो मतलब कितना? मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन mm, न्यूटन सेंटीमीटर, जिसमें भी आपसे बोला गया वो हो सकती है। ओके भाई, आगे बढ़ते हैं। आउटपुट एनर्जी की बात करते हैं। तो आउटपुट एनर्जी क्या है? जो आपने फोर्स अप्लाइड किया था उसके द्वारा जो आप लोड उठाते हैं। तो यहां पर क्या लिख सकते हैं? लिफ्टेड लोड, और इनटू में क्या हो जाएगा आपका? डिस्प्लेसमेंट। आउटपुट एनर्जी, क्या हम इसको जैसा यहां पर घुमा के बोला था, क्या यहां पर भी घुमा के बोल सकते हैं? और क्या बोल सकते हैं? वर्क डन बाय किसके द्वारा? लोड के द्वारा। वर्क डन बाय लोड, अर्थात कहने का मतलब क्या है? बोझ द्वारा या लोड द्वारा किया गया कार्य, वही आपका क्या कहलाता है? आउटपुट एनर्जी। तो आपका जो सेमेस्टर वाइज उसमें ऐसा पूछता है, जो आपका जेईई वाइज है तो इसमें ऐसा भी पूछ सकता है और ऐसा भी पूछ सकता है। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगी? किसी मशीन द्वारा आपका जो लिफ्टेड लोड है अर्थात W है, और इसके द्वारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो आपका मैंने आपको बताई है कि x होता है, तो W इंटू एक्स। और यदि हम इसकी यूनिट की बात करें तो क्या हो जाएगी? न्यूटन मीटर हो जाएगी। क्या हो जाएगी आपकी? न्यूटन मीटर हो जाएगी। बात क्लियर है? वेल, मैं सोचता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम इसमें अगली कंडीशन थोड़ी सी आइडियल कंडीशन ले लेते हैं। कौन सी कंडीशन लेते हैं? आइडियल कंडीशन ले लेते हैं। आइडियल कंडीशन मतलब आपको पता है कि आदर्श कंडीशन। सब लोग जानते हैं कि कई लोगों के आदर्श आपके महात्मा गांधी। मतलब कहने का क्या होगा कि जिसमें कोई भी बुराई नहीं। मतलब यहाँ पर मशीन से बुराई का मतलब क्या है? मशीन में किसी भी प्रकार का कोई भी लॉस नहीं है। किसके द्वारा? फ्रिक्शन के द्वारा। वही तो मैंने अभी पीछे आपको बताया था, मशीन के जब टाइप्स बताए तो उसमें बताया था ना आइडियल मशीन। आइडियल मशीन में क्या बताया था कि जिसमें फ्रिक्शन के द्वारा कोई भी लॉस नहीं होता है। किस किस में? पावर में और एनर्जी में। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? आइडियल मशीन बोलते हैं। वही चीज यहाँ पर हम आइडियल कंडीशन की बात करते हैं। आइडियल कंडीशन का मतलब क्या है? आप जितना लगाओगे उतना प्राप्त करोगे। आप जितना लगाओगे उतना प्राप्त करोगे। तो आपने या फिर बोल सकते हैं कि आप जितनी ऊर्जा नष्ट करोगे उतना आपको प्राप्त होना चाहिए। अर्थात कहने का मतलब क्या है? क्या हम इसको ऐसा बोल सकते हैं कि आइडियल कंडीशन में आपकी क्या कंडीशन हो सकती है कि जो आपकी आउटपुट एनर्जी होती है वो बराबर होती है किसके? आउटपुट एनर्जी के। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने शायद ऑफलाइन क्लास में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ पर बता रहा हूँ तो आप लोग भी अच्छे से समझिएगा। जो जेईई की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी अच्छे से समझिएगा कि इनपुट एनर्जी क्या है आपकी? P इंटू बाई। आउटपुट एनर्जी क्या है आपकी? W इंटू एक्स। थोड़ा इसको चेंज करते हैं, W अपॉन P और Y अपॉन एक्स। आपको पता है कि जो आपका W अपॉन P है वो आपका क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। जो आपका Y अपॉन एक्स है वो आपका क्या होता है?
तो वेलोसिटी रेशियो, ज़रा थोड़ी सी नज़र डालिएगा, इसके बाद आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर जो आपकी आइडियल कंडीशन है उसमें क्या बताया मैंने, इनपुट एनर्जी आपकी बराबर होती है आउटपुट एनर्जी के, अर्थात P इंटू वाई बराबर W इंटू एक्स, अर्थात में W अपॉन P को इस साइड ले जाओ, Y को इस साइड ले, X को इस साइड ले जाओ, तो आप देखोगे यहाँ पे क्या हो जाएगा, W अपॉन P बराबर Y अपॉन X। W अपॉन P आपका क्या होता है मैकेनिकल एडवांटेज, Y अपॉन X क्या होता है वेलोसिटी रेशियो। अर्थात क्या पता चलता है कि यदि हम आइडियल कंडीशन पर यदि हमारा मैकेनिकल एडवांटेज का मान ज्यादा होगा तो वेलोसिटी रेशियो का मान ज्यादा होगा। क्या पता चलता है, मैकेनिकल एडवांटेज ज्यादा है तो वेलोसिटी रेशियो का मान भी ज्यादा होगा। समझ में आ गया, आगे बढ़े। समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, और जिनको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, जिनको कहीं पर कोई डाउट रह जाता है तो वो कमेंट करके, या जिनके पास मेरा पर्सनल नंबर है वो नंबर पे आपको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा अपना नंबर, तो वो नंबर पर कॉल करके या मैसेज करके या व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं, या कमेंट में भी पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर क्या क्लियर हो गया कि यदि मैकेनिकल एडवांटेज को हम बढ़ाते हैं तो वेलोसिटी रेशियो की हमें आवश्यकता कैसी होगी, ज़्यादा होगी। अब इसमें एक कंडीशन आती है, समझना जरा, ये जेई के लिए है। यहां पर आपको शॉर्ट ट्रिक थोड़े से बताते हैं। आपको कुछ नहीं करना है, मोर ऊपर लिख लेना है, लेस नीचे लिख लेना है। यहां पर भी आपको मोर ऊपर लिख लेना है और लेस नीचे लिख लेना है। अब बस यहां से उठा के कुछ वैल्यू को ऊपर रख दो। यहां पर पहले क्या है, मोर क्या, मोर क्या वेट, मोर क्या वेट, लेस क्या एफर्ट, लेस क्या एफर्ट। आगे बढ़ते हैं, वाई अपॉन एक्स, तो वाई क्या मोर, और मोर क्या वाई क्या होता है वेलोसिटी रेशियो की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था किसका डिस्प्लेसमेंट, किसका डिस्प्लेसमेंट, P का डिस्प्लेसमेंट, और P मतलब एफर्ट, मोर डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट। एक्स क्या, किसका डिस्प्लेसमेंट, लोड का, तो कहने का मतलब है लेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। वेल क्लियर है आपको, किसी भी तरीके से आप इस पॉइंट को याद रखिएगा। मोर आपको ऊपर करना है, लेस नीचे करना है, मोर ऊपर करना है, लेस नीचे करना है। सिंपल आपका ये फॉर्मूला बन जाता है, मोर वेट अपॉन में लेस इफर्ट बराबर क्या होता है, मोर डिस्प्लेसमेंट ऑफ इफर्ट, और अपॉन में क्या होता है, लेस डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोड। यदि आपसे बोला जाता है कि यदि हमें लेस इफर्ट मतलब कम प्रयास लगा रहे हैं तो कम प्रयास लगा करके हम मोर वेट उठा सकते हैं। और मशीन भी तो वही होती है ना, मशीन क्या होती है कि कम से कम प्रयास लगा करके ज़्यादा से ज़्यादा वेट को हम उठा लें, वही तो आपकी मशीन कहलाती है। कम से कम प्रयास लगा करके हम ज़्यादा से ज़्यादा वेट को उठा लें, वही तो आपका एक मशीन का तरीका होता है। तो यहाँ पर क्या है आपका, लेस इफर्ट लगाएंगे मतलब कम प्रयास लगाएंगे तो मोर वेट उठाएंगे। लेकिन आप देखो जरा कि मोर वेट है और लेस इफर्ट है, तो इफर्ट जब कम होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होगा, और जब वेट ज्यादा होगा तो उसका डिस्प्लेसमेंट कम होगा। सिंपल है ना। तो मोर इफर्ट, सॉरी लेस इफर्ट तो उसका मोर डिस्प्लेसमेंट, मोर वेट तो लेस डिस्प्लेसमेंट। यदि उल्टा पूछ लेते हैं कि मोर इफर्ट ज्यादा प्रयास तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, कम मतलब लेस। यदि लेस वेट मतलब कम भार उठाया तो उसका डिस्प्लेसमेंट आपको कैसा होगा, ज्यादा होगा। जाहिर सी बात है कि आपका लोड कम है और आपको ज्यादा बल लगा दिया आपने, तो पक्की बात है कि वो ज्यादा दूरी तक चल लेगा ना। सिंपल है ना। तो चलिए फिर यहाँ से आपका घुमा करके भी किसी भी तरीके का पूछ सकता है, क्वेश्चन आपका बन सकता है कि जब आप कम प्रयास लगाएंगे तो उसका विस्थापन कैसा होगा,
उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा कि जब कम प्रयास लगाएंगे, एफर्ट लगाएंगे तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ज़्यादा होगा, और जब हमें ज़्यादा वेट उठाएंगे तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, कम होगा। वेल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। जो भी छठवां सातवां पॉइंट है, आगे डेफिनेशन आती है आपकी इफिशियंसी। इफिशियंसी इंग्लिश में भी होगा, कुछ हिंदी में भी होगा, आपको मिक्सअप बढ़ाएंगे, हिंदी का शब्द भी यूज़ करेंगे, इंग्लिश का भी शब्द यूज़ करेंगे, बस आपको समझ में आना चाहिए। और जिनको समझ में नहीं आता है तो आप प्लीज़ 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 कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैसेज कर लीजिएगा, व्हाट्सअप कर लीजिएगा, या फिर आप कमेंट में पूछ लीजिएगा। जहाँ पर भी आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, हम आपकी प्रॉब्लम का पूरा ध्यान रखेंगे कि उसको सॉल्व करें, और जो भी मटेरियल आपका बचता है उसको हम कोशिश करेंगे कि पूरा से पूरा मटेरियल आपको दें, ताकि आपका अच्छा एग्ज़ाम पास करें, जल्दी से जल्दी आपकी जॉब लगे, जो अच्छे सेमेस्टर में है उनका अच्छा नंबर आप पास हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके लिए आपको केवल एक काम करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है और बेल आइकन दबाना है, ताकि आप फर्स्ट कैंडिडेट हो, फर्स्ट फ्रेंड हो, ताकि आप मैं जो भी वीडियो अपलोड करता हूँ आपके पास सबसे पहले पहुँचे। चलिए पहुँचते हैं टॉपिक पर। आपका क्या है, इफिशियंसी होता है। तो इफिशियंसी क्या होता है, आपका दक्षता होता है। अब दक्षता के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। दक्षता क्या होती है, जैसे आपका मार्कशीट मिलती है, मार्कशीट में जब परसेंटेज आपसे पूछा जाता है तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हैं, जो भी आपको मार्क्स मिलते हैं वो और जितने का ऑल टोटल होता है वो दोनों का क्या कर देते हैं, रेशियो कर देते हैं, इनटू में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं। मतलब कहने का यही तो करते हैं, जब परसेंटेज आपसे पूछी जाती है कि जो आपका ऑब्टेन होता है, जो आपको प्राप्त हुआ है, और जो आपका टोटल होता है, यही तो होता है दोनों का रेशियो, और इनटू में क्या कर देते हैं हम लोग, 100। तो आप परसेंटेज निकाल लेते ना, उसकी दक्षता निकाल लेते ना कि आपको कितना मिला है। वही चीज यहाँ पर है, एफिशिएंसी कैसे पता करता है। ऑब्टेन मतलब क्या होता है, जो प्राप्त हुआ। मशीन क्या प्राप्त करती है, मशीन क्या प्राप्त करती है, आउटपुट एनर्जी। बटे में क्या होगा, टोटल मतलब क्या, आप मेहनत तो पूरी करते हो ना, किसके लिए, आप क्या होता है, जैसे कोई एग्जाम आपका 100 का होता है ना, तो आप क्या कोशिश करते हो कि मेरे 100 में से 100 नंबर है, मतलब टोटल मेहनत करते हो ना। तो वही चीज है कि जो आपको करना है क्या, टोटल मतलब क्या, इनपुट एनर्जी, जो आप उसमें टोटल मेहनत करोगे वो। क्लियर है ना। तो आपको क्या करना है कि जो आपका इफिशियंसी होगा क्या होगा, आउटपुट एनर्जी बटे में क्या होता है, इनपुट एनर्जी का जो रेशियो होता है आपका क्या कहलाता है, इफिशियंसी कहलाता है। इफिशियंसी तो किससे प्रदर्शित करते हैं, ईटा से प्रदर्शित करते हैं। मतलब आउटपुट एनर्जी बटे में इनपुट एनर्जी, और इनटू में यदि हम 100 का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपकी किस में चेंज हो जाती है, परसेंटेज में चेंज हो जाती है। बात क्लियर है। यहाँ से हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको मैंने अभी पीछे बताया था कि जो आपकी आउटपुट एनर्जी होती है, आउटपुट एनर्जी क्या होती है, जो हमें प्राप्त होता है, मशीन को क्या प्राप्त होता है, W, अर्थात W इंटू अभी पीछे बताया था X। आई इनपुट एनर्जी क्या होती है आपकी, P इंटू बाई और इंटू में 100। अभी हम परसेंटेज के थ्रू नहीं देखते हैं, आपका नॉर्मल कंडीशन पे देखते हैं। आपका क्या हो जाएगा फॉर्मूला, W इंटू एक्स अपॉन में P इंटू बाई। आप लोगों ने भिन्न वगैरह जो आप लोगों ने छोटे में पढ़ी होंगी, आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या, 2/3 और 4/5, इसको क्या करते हैं, ऐसे और ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं। क्या इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, W अपॉन P अपॉन बाई अपॉन एक्स। आप जरा देखो इसका और इसका वही हो गया ना। आपको क्या मिलेगा, W अपॉन P इसका मल्टीप्लाई x अपॉन बाई। सिंपल है ना। तो आपको एक नया फॉर्मूला मिलता है, और किसका मिलता है, इनपुट एनर्जी का, और क्या मिलता है, ईटा बराबर W इंटू एक्स। आपको पता है W इंटू एक्स आपका क्या होता है, इनपुट एनर्जी क्या होता है, P इंटू वाई, वो भी आपको पता है। जरा यहाँ पर थोड़ा सा देखते हैं, जो W अपॉन P था Y अपॉन एक्स था,
W/P आपका क्या होता है? मैकेनिकल एडवांटेज। Y/X क्या होता है आपका? वेलोसिटी रेशियो। तो एक फॉर्मूला आपका क्या ये बन सकता है। और आपको बता दूं कि ये भी आपका UP-SSC और जो आपका क्या बोलते हैं MP-JEE का एग्जाम हुआ है उसमें भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। ये फॉर्मूला है, इसमें रख दिया गया, आपसे बोला गया कि यहाँ पे क्या है, तो आपको बता दूं कि ईटा बराबर आपका क्या हो जाएगा? मैकेनिकल एडवांटेज बटे में वेलोसिटी रेशियो। इसमें हम एक बात करते हैं आइडियल मशीन की। किसकी बात करते हैं? आइडियल मशीन की। क्योंकि थोड़ा समझ लीजिएगा, किसकी बात करते हैं समझना। जब आपका क्या आया है? ईटा बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो, यही आया। यदि हम आइडियल मशीन की बात करते हैं, पीछे मैंने आपको टॉपिक क्लियर किया था कि जो W/आइडियल मशीन के लिए मैंने आपको पीछे क्लियर किया था कि क्या होता है? W/P बराबर में क्या होता है आपका? Y/X। जहाँ पर मैंने आपसे बोला था कि यदि वेलोसिटी रेशियो का मान ज़्यादा चाहिए पड़ेगा, यदि मैकेनिकल एडवांटेज का मान कैसा हो? ज़्यादा हो। अर्थात कहने का मतलब क्या होगा कि जो W/P होता है वो बराबर होता है किसके? Y/X के। क्या यही कंडीशन बन सकती है क्या? W/X अपॉन में P/Y, वही तो बन गया आउटपुट एनर्जी और बटे में क्या? इनपुट एनर्जी। क्लियर है ना? तो ईटा बराबर मैकेनिकल एडवांटेज बटे वेलोसिटी रेशियो। तो आपको बता दूं कि जो दक्षता है आपको याद कर लेनी है, पेपर में आती है, JEE में भी आती है और कई बार आपसे पूछी गई है कि जो मशीन है, कितनी मशीन है आपको बताई थी? एक आइडियल मशीन बताई थी, एक एक्चुअल मशीन बताई थी, एक रिवर्सिबल बताई थी, एक आपको नॉन रिवर्सिबल बताई थी। ठीक, तो बता दूं कि जो आपकी आइडियल मशीन होती है, आइडियल मशीन के लिए जो ईटा की वैल्यू होती है वो कितनी होती है? 1। यदि यूनिट में बोलते हैं तो कितनी होती है? 1। यदि हम परसेंटेज में पूछें तो आपकी कितनी होती है? 100%। एक्चुअल मशीन की जो दक्षता होती है, अब इसमें आप देख रहे हो कि इसकी ईटा की वैल्यू 1 अर्थात 100% कैसे होती है, तो वो आप समझ लीजिएगा। यहाँ पर लिखा है W/P बराबर Y/X अर्थात किसके लिए? आइडियल मशीन के लिए। किसके लिए? आइडियल मशीन के लिए। आप जरा देखो कि जब मैकेनिकल एडवांटेज, ये क्या है आपका? मैकेनिकल एडवांटेज, ये क्या है आपका? वेलोसिटी रेशियो। जब दोनों की वैल्यू बराबर हो जाएगी तो ईटा की वैल्यू कितनी आएगी? क्या 100% नहीं होगी? क्योंकि इसके लिए आइडियल के लिए क्या होगा? मैकेनिकल एडवांटेज बटे मैकेनिकल एडवांटेज, क्योंकि वेलोसिटी रेशियो, और इससे ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आएगी वैल्यू? 1 अर्थात ईटा की वैल्यू 100%। आगे बढ़ते हैं। एक्चुअल मशीन क्या होती है आपको बता दें कि इसकी वैल्यू हमेशा, ईटा की वैल्यू हमेशा किससे कम होती है? लेस देन। ईटा की वैल्यू आपकी कितनी होती है? लेस देन 1 अर्थात 1 से कम होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का मान आपका कम होता है किसकी अपेक्षा? वेलोसिटी रेशियो की अपेक्षा। तो यदि आपसे बोला जाता है कि एक्चुअल मशीन इंपॉर्टेंट है, एक्चुअल मशीन की जो दक्षता होती है, एफिशिएंसी होती है, वो आपकी कितनी होती है? लेस देन 1 होती है। और क्यों होती है? यदि आपसे यह पूछा जाता है, कोई भी पूछ लेता है, तो क्यों कम होती है? क्योंकि मैकेनिकल एडवांटेज का मान आपका कम होता है किसकी अपेक्षा? वेलोसिटी रेशियो की अपेक्षा। इसलिए आपको बता दूं कि एक्चुअल मशीन की जो इफिशिएंसी होती है वो आपकी लेस देन 1 होती है। क्यों? फिर से बता दूं, मैकेनिकल एडवांटेज का मान आपका कम होता है किसकी अपेक्षा? वेलोसिटी रेशियो की अपेक्षा। वेल, आगे बढ़ते हैं। अगला था आपका रिवर्सिबल मशीन। रिवर्सिबल मशीन आपको बता दिया था, पीछे मैंने बता दिया था कि यदि हम अप्लाइड फोर्स को हटा लेते हैं तो उसकी जो रिवर्सिबल कंडीशन है, रिवर्स डायरेक्शन में जो
वर्क होता है वो करता है, कुछ ना कुछ वर्क करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल बोलते हैं। और जब वर्क करेगा तो इसके लिए आपको बता दूंगी, इसके लिए जो ईटा की वैल्यू वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे कई बार पूछा गया। रिवर्सिबल मशीन की जो दक्षता होती है शुड बी मोर देन कितना परसेंट, 50%। मतलब कहने का है कि रिवर्सिबल मशीन की जो इफिशियंसी है वो कैसी होनी चाहिए, ग्रेटर देन या मोर देन या अधिक होनी चाहिए, किससे, 50% से अधिक होनी चाहिए। बात क्लियर। यदि परसेंटेज में नहीं बोलता है तो आपको पता होना चाहिए कि कितने से अधिक होना चाहिए। इसमें 100 का भाग दे दो तो कितना आ जाएगा, 0.5 गुने से अधिक होना चाहिए। बात क्लियर, 0.5 से अधिक होना चाहिए। नॉन रिवर्सिबल में आपको बता दूं कि इसकी जो दक्षता होती है वो आपकी कम होती है, अर्थात शुड बी लेस देन कितना परसेंट, 50%। अर्थात इसके लिए नॉन रिवर्सिबल आपको बताया था कि जब हम अप्लाइड फोर्स को हटा लेते हैं तो वो रिवर्स कंडीशन पे या रिवर्स डायरेक्शन में कोई भी वर्क नहीं करती है, उसको ऐसी मशीन आपकी क्या कहलाती है, नॉन रिवर्सिबल कहलाती है। इसके लिए बीटा की वैल्यू कितनी होती है, ऑलवेज शुड बी लेस देन 50%, अर्थात 50% से कैसी होनी चाहिए, आपकी कम होनी चाहिए। वेल, समझ में आ गया होगा। और हो सकता है कि इसमें कुछ डाउट बचा होगा या जो भी आपको कहीं पे समझ में नहीं आया होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमें, बार बार बोल रहा हूँ, आज मैं आपको अपना नंबर डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा, तो आप अपने नंबर से मुझे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, जहाँ पर भी आपको प्रॉब्लम है आप पूछ सकते हैं। आपको पर डे इसी तरीके से पर डे का एक लेक्चर सिविल के लिए भी होगा और धीरे धीरे मैं कोशिश करूँगा कि मैकेनिकल वालों के लिए भी एक लेक्चर डालें पर डे का। वेल, समझ में आता होगा। आज की क्लास यहीं पे बंद करनी पड़ेगी। कल मिलते हैं सेम टाइम सेम चैनल। और इसमें आपको बता दूं, फिर से आपको बताना है, मेहनत मैं करूंगा, आपके लिए मैं मटेरियल पूरा लाऊंगा, पूरा का पूरा मटेरियल लेके लाऊंगा। और फिर से बता रहा हूँ कि जो भी आपका पर डे का लेक्चर होगा वो सेमेस्टर वाइज भी होगा, और जो जेईई की तैयारी कर रहे हैं किसी भी लेवल की उसके लिए होगा, सिविल जेईई के लिए। तो आप बस मिस मत करिएगा, आप हर लेक्चर को ज्वाइन करिएगा, पढ़िएगा आराम से, जहाँ पे भी प्रॉब्लम है पूछिएगा। ओके, थैंक यू।